everyone, welcome back. In this video we are going to discuss cytoplasm. तो हमने बहुत सारे ऑर्गेनल्स को डिस्कस कर लिया but somewhere I thought that why not should we just make a separate video for cytoplasm because सारे ऑर्गेनल्स एट द एंड ऑफ द डे कहाँ पे मौजूद हैं साइटोप्लाज्म के अंदर और आपको ये नॉलेज होना चाहिए अच्छा साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन ये है इसकी प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं तो इसीलिए आई थॉट दैट let's just make a very separate video for cytoplasm. तो here we go. आज हम लोग cytoplasm के बारे में पढ़ेंगे जबकि हमने बहुत सारी ऑर्गेनल्स को डिस्कस कर लिया जैसे कि till now we have discussed nucleus, उसके बाद एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जितने भी ऑर्गेनल्स थे उसके अंदर ER, गोल्जी बॉडी और इसके अलावा वैक्यूल, लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड. तो जिसने भी ये वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ साइटोप्लाज्म की वीडियो देखने के बाद मस्ट चेक दोस वीडियोस आउट सो दैट आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए. एंड शुरू करते हैं साइटोप्लाज्म. सबसे पहले तो साइटोप्लाज्म जो टर्म है इट वाज कॉइन्ड यानी कि ये टर्म दी थी रुडोल्फ वॉन कॉलिकर ने. ठीक है, इट्स नॉट रुडोल्फ विर्को. He was the one who gave the third postulate in cell theory. अच्छा, इस चैप्टर के अंदर हमने सेल थ्योरी को भी डिस्कस किया था. खैर, तो ये रुडोल्फ विर्को नहीं है, ये रुडोल्फ वॉन कॉलिकर है. इन्होंने साइटोप्लाज्म नाम जो है वो दिया था. कब दिया था? 1868 के अंदर. ठीक है, तो साइटोप्लाज्म ऑफ कोर्स बहुत पहले डिस्कस हो गया था जब ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर या फिर उससे पहले जितने भी लाइट माइक्रोस्कोप वगैरह थे उसके अंदर जब देखा गया सेल को तो उन्हें कुछ जेली लाइक स्ट्रक्चर नज़र आया जिसकी कंपोजिशन बहुत ज़्यादा सॉलिड भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं थी. वो जेल लाइक सब्सटेंस. तो इस वजह से इन्होंने इसे नाम दिया साइटोप्लाज्म का. ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर साइटोप्लाज्म की बात करें हम तो यहाँ पे जो आप पिक्चर देख रहे हो ये वाली, यहाँ पे इन्होंने सारे ऑर्गेनल्स को हटा के सिर्फ साइटोप्लाज्म को शो किया है. ये आपका न्यूक्लियस है. ठीक है, और ये पिंक पार्ट जो आप देख रहे हो दिस होल थिंग इज साइटोप्लाज्म. ठीक है, उसके अलावा जब आप साइटोप्लाज्म की बात करते हो इसके साथ आपको दो टर्म्स ज़रूर देखने को मिलेंगी या आपने पहले से सुनी हुई हो. साइटोप्लाज्म जो साइटोप्लाज्म आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास मिले, जो आप ये वाला साइटोप्लाज्म देखोगे यहाँ पर ठीक है, ये वाला साइटोप्लाज्म, ये यहाँ पे जो आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा जो कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब होगा, इसे हम लोग कहते हैं साइटोजेल. ठीक है, साइटोजेल क्या होता है? साइटोजेल यानी कि आउटर साइटोप्लाज्म, जो वो साइटोप्लाज्म जो कि जिसकी कंपोजिशन थिक हो, ये ज़्यादा थिक होता है एज़ कम्पेयर टू अनदर साइटोप्लाज्म. ये कोई टाइप नहीं है साइटोप्लाज्म की, दोनों की कंपोजिशन सेम होती है. अच्छा, जो अंदर की तरफ आपको न्यूक्लियस के करीब मिलेगा यहाँ पर ये वाली पार्ट पर, इसे बोलेंगे साइटोसोल. आपने ये टर्म सुनी होगी साइटोसोल. खैर, अच्छा, वैक्यूल के सेल सैप को भी साइटोसोल कहते हैं. ठीक है, तो वो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा. साइटोसोल अगर जनरली सेल की बात कर रहा है कि अच्छा साइटोसोल के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं तो उसका मतलब कुछ नहीं होता. साइटोसोल साइटोप्लाज्म को ही कहा जाता है. ये जो अंदर न्यूक्लियस के अंदर ये वाला जो पार्ट होता है जो कि कम थिक होता है एज़ कम्पेयर टू साइटोजेल, उसे साइटोसोल कहते हैं. ठीक है, नहीं समझ में आया? आई विल रिपीट. कुछ भी नहीं है, दो टर्म्स हैं, सिर्फ इसलिए दी गई हैं क्योंकि ये वाला जो साइटोप्लाज्म तो एक ही है देखो, लेकिन कुछ साइटोप्लाज्म थोड़ा सा थिक होता है जो कि बाउंड्री पर होता है. ठीक है, तो उसे हमने साइटोजेल कहते हैं, जेल लाइक होता है. बाकी जो इधर मिड में होता है जो न्यूक्लियस के करीब होगा उसे साइटोसोल कहते हैं, नथिंग एल्स. जनरली जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं वो साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. इसकी थिकनेस कम होती है एज़ कम्पेयर्ड टू साइटोजेल. वैसे ये भी इतना कोई ज़्यादा थिन नहीं होता. खैर, उसके बाद अच्छा, इससे पहले ज़माने में साइटोजेल को एक्टोप्लाज्म भी कहा जाता था. अब तो नहीं कहा जाता, बट एक्टोप्लाज्म अगर आपको पूछे, एक्टोप्लाज्म इज़ ऑल्सो नोन एज, तो इट्स साइटोजेल. और एक्टोप्लाज्म का उल्टा क्या होता है? एंडोप्लाज्म.
इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये अंदर है ये बाहर है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये बाहर वाली साइड पे है और ये थोड़ा सा अंदर वाली साइड पे। खैर, तो ये तो बहुत बेसिक सा नॉलेज है। उसके बाद अगर हम केमिकल नेचर की बात करें साइटोप्लाज्म, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि MCQs के हवाले से इम्पॉर्टेंट है, तो वो देख लेते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट ओवर हियर। साइटोप्लाज्म जो होता है वो ट्रांसल्यूसेंट होता है, ठीक है। अब सब्सटेंसेस बहुत तरीके के होते हैं। एक होता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपैक। ट्रांसपेरेंट वो होता है जिससे लाइट एकदम पास हो जाए, ट्रांसल्यूसेंट जैसे थोड़ी बहुत पास हो, ओपैक जैसे लाइट बिल्कुल भी ना पास हो। तो साइटोप्लाज्म एक ऐसा मटेरियल है जो कि जेल लाइक है, उससे थोड़ा बहुत लाइट पास हो सकता है बट कम्प्लीटली नहीं होगा, ठीक है। तो बिल्कुल ओपैक भी नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, इट्स ट्रांसल्यूसेंट। उसके बाद ये ग्रैनुलर होता है, यानी कि ये स्मूथ नहीं होता है, इसके अंदर बहुत सारे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, राइट। उसके बाद इसकी कंपोजिशन लिक्विड होती है, ठीक है। ऑफ कोर्स स्टेट इसकी लिक्विड होगी, आप इसे सॉलिड नहीं बोल सकते, आप इसे गैस नहीं बोल सकते, तो आप लिक्विड बोलते हो, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली लिक्विड। थोड़ा सा इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, इट्स मोर ऑफ जेल लाइक। ओके, उसके बाद इसका नेचर होता है एक्वस। उसके बाद एक और चीज़ जो मुझे आपको बतानी है, अगर आपसे पूछे कि द एक्वस पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज़ कॉल्ड, सो इट वुड बी साइटोसोल, ठीक है। साइटोप्लाज्म का एक्वस पार्ट होता है। मैंने आपको कहा इसकी थिकनेस थोड़ी कम होती है, इसीलिए यहाँ पे वाटर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अच्छा, उसके अलावा साइटोप्लाज्म की अगर आप वाटर परसेंटेज देखो, इट्स 80 to 90% वाटर, जनरली इट्स 90% वाटर इन साइटोप्लाज्म। एक और टर्म होती है, आपने सुनी होगी, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म कुछ नहीं होता, न्यूक्लियस के अंदर अपना फ्लूइड होता है, राइट। न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड है तो उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज प्रोटोप्लाज्म, नथिंग एल्स। ओके, विल कम बैक। उसके अलावा इसके केमिकल नेचर के अंदर आप लिख सकते हो कि इसके अंदर सारे के सारे जो आपके ऑर्गेनल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है, तो बेसिकली इसका काम होता है रिजिडिटी प्रोवाइड करना। ये ऑफकोर्स ऑर्गेनल्स को प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, सेल को शेप देता है, और जो स्पेशली जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर मूवमेंट भी करवाता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि मूवमेंट के अंदर बड़े काम आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अमीबा की बात करो, यहाँ पे लिखते हैं, अगर आप अमीबा की बात करो तो अमीबा के साइटोप्लाज्म के अंदर एक ऑर्गेनल होता है जिसे कहते हैं वैक्यूल, स्पेशल टाइप का वैक्यूल। ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो कि टारगेट प्रेशर, वाटर बैलेंस करता है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस करता है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की वजह से क्या होती है, मूवमेंट होती है, ठीक है, मूवमेंट होती है। तो इसीलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर साइटोप्लाज्म क्या करवाता है, मूवमेंट करवाता है। और इस यहाँ पर साइटोप्लाज्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, यहाँ पे चीज़ नहीं है बट इम्पॉर्टेंट जगह है सेल के लिए, क्योंकि सारे ऑर्गेनल्स ही यहाँ पे प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। देखो, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारे ऑर्गेनल्स के अंदर होती हैं, जैसे रेस्पिरेशन हो रही है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है, ठीक है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि साइटोप्लाज्म खुद के अंदर हो रही हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट स्टेप होता है, अगर बायो एनर्जेटिक्स आपने पढ़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं पढ़ा हुआ तो कोई बात नहीं। रेस्पिरेशन क्या होती है, ग्लूकोज को तोड़ के ATP बनाना, उसे रेस्पिरेशन कहते हैं, बहुत सिंपल टर्म्स के अंदर, ठीक है। और रेस्पिरेशन के 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ सुन लीजिए, थोड़ा सा याद कर लीजिए, बिकॉज एट लास्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। दूसरे स्टेप को क्रेब्स साइकिल कहते हैं, एंड थर्ड स्टेप इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या फिर रेस्पिरेटरी चेन। अब ये जो मैंने कहा कि कुछ एक्टिविटीज़ साइटोप्लाज्म के अंदर भी होती हैं, तो उनमें से एक है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप है और ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, सही है। बाकी ये दोनों आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो आप देख रहे हो साइटोप्लाज्म खुद के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और अगर आप सेल डिवीज़न की बात करो, सेल डिवीज़न के अंदर साइटोप्लाज्म बेचारा डिवाइड करता है। तो ये था साइटोप्लाज्म के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मेक श्योर दैट यू वॉच रेस्ट ऑफ द वीडियोस। तो इस प्लेलिस्ट के अंदर
यू विल क्लियर द होल चैप्टर, नो मैटर आप कौन से बोर्ड से हो. We will cover all the important MCQs. We'll cover each and everything, every question and MCQs for every competitive exam. So yeah, that was it about cytoplasm. I hope ये helpful था आपके लिए. I'll see you later in the next video जहाँ पे हम लोग cytoskeleton को discuss करेंगे. So yeah, thank you.